अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कोडिंग स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और कोडिंग गाइडलाइंस क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कोडिंग कब होती है। कोडिंग होती है कोडिंग फेज के अंदर, जब डिफरेंट मॉड्यूल्स जो भी डिज़ाइन हुए हुए होते हैं हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग उसे कोड करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और जिस तरह से डिज़ाइन हुई है क्लासेस, मॉड्यूल्स और जो उसके आइडेंटिफायर्स जो भी हैं, हम लोग उसी को एज इट इज़ कोड कर देते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में। उसके बाद जो वो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड किया हुआ मॉड्यूल होता है उसे यूनिट टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो जब हम लोग कोड करने लगते हैं उसी वक्त ही हर ऑर्गेनाइजेशन के वेल मेंटेन्ड, वेल डिफाइंड कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिसके हिसाब से वो कोडिंग करती है। ठीक है, उन स्टैंडर्ड को यूजुअली रेफर किया जाता है कोडिंग स्टैंडर्ड के बारे में। कोडिंग स्टैंडर्ड्स के साथ उसे जो है रेफर किया जाता है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के यूजुअली अपने कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपनी गाइडलाइंस होती हैं जिसके थ्रू वो कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो क्या चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, कैसे डेवलप कर रहे हैं। अब प्रोग्रामर्स जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको जो है ये ऑब्लिगेशन होती है, वो उन्हें को बाउंड किया जाता है कि वो उन कोडिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करें, अदरवाइज कोडिंग जो है उनकी या उनका जो कोड है वो रिजेक्ट हो जाएगा कोड रिव्यू में। ठीक है, अब पर्पस क्या होता है कोडिंग स्टैंडर्ड्स का। कोडिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनका पर्पस ये होता है कि ये एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस दे देता है कोड को। उससे क्या होता है कि रीडेबिलिटी आसान हो जाती है और जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर कोई और कोडर है वो उसे मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए भी मेंटेनेबिलिटी जो है उस कोड की बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उनके लिए एक वेल नोन अपीयरेंस होती है उस कोड की, उन्हें दोबारा से समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उनके लिए रीडेबल होता है। और उन कुछ स्टैंडर्ड्स इस तरह से भी डिज़ाइन किए होते हैं कि वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देते हैं कोडिंग की। तो इस पर्पस के लिए कोडिंग स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा कोडिंग स्टैंडर्ड्स को इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि आप एरर को इजीली डिटेक्ट कर सकें। आपको पता हो कि मतलब कोड इस तरह से अरेंज हो कि हर एक मॉड्यूल अलग पता चल रहा हो, फंक्शन अलग पता चल रहा हो, इतना लेंथी या कॉम्प्लेक्स ना हो कि उसमें आप एरर ना ढूंढ सकें या उसको रीयूज़ ना कर सकें। इसके अलावा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो अच्छी होती हैं। ये एफिशिएंसी जो है प्रोग्रामर्स की वो भी इंक्रीज करता है। अगर हम एडवांटेज देखें तो इसको हम लोग ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें एरर प्रिवेंशन के अंदर फ़ायदा होता है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तकरीबन हमें ये सबसे बड़े फ़ायदे हैं। ठीक है, बाकी जो पॉसिबल इसके एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, साथ साथ कोड रीयूज में आसानी होती है। और कोई भी हिडन कॉस्ट होती है जैसे कि टाइम की कॉस्ट है, टाइम लगना, रीडेबिलिटी अच्छी नहीं है उसके लिए कॉस्ट लगना, एफर्ट वगैरह, वो रिड्यूस हो जाती है। अगर हम लोग कोडिंग स्टैंडर्ड्स सिंपली लें तो ये आइडेंटिशन का हो सकता है कि आपकी एक प्रॉपर आइडेंटिशन होनी चाहिए हर एक लाइन से दूसरी लाइन की, फंक्शंस के अंदर जो है कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके अंदर जो न्यू ब्लॉक्स हैं उनकी क्या जो चीज़ें हैं वो होंगी, क्या आपकी आइडेंटिशन होगी। साथ इनलाइन कमेंट्स देखें, हम लोग हर बार उतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि हम समझ लें कि, और हर बार ऐसा नहीं होता है कि हम लोग उतने ही इंटेलिजेंट रहे हों जैसे पहले थे। हमें भूल जाता है कि कौन सी लाइन हम लोगों ने या कोई फंक्शन जो है हम लोगों ने क्यों डिफाइन किया था, कोई हमने आइडेंटिफायर क्यों चूज़ किया। तो इसलिए उसके बारे में इनलाइन कमेंट्स करना भी ज़रूरी होता है। और कुछ रूल्स होते हैं कि आपने इस तरह से ग्लोबल डेटा को डिफाइन करना है, इस तरह से लोकल डेटा को डिफाइन करना है, लोकल वेरिएबल्स को। तो वो
भी कोडिंग स्टैंडर्ड हो सकते हैं। मैंने जस्ट वो एग्जांपल्स ली हैं जो यूजुअली मोस्टली यूज हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेमिंग कन्वेंशंस के अलावा आ जाते हैं कि रिटर्न कन्वेंशंस या एक्सेप्शन हैंडलिंग्स। तो समटाइम्स मोस्टली जो है स्टैंडर्ड वो ये कहते हैं कि जैसे गो टू स्टेटमेंट आपने यूज़ नहीं करनी है, या फिर रिटर्न करने के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो क्या देनी है, वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो स्टैंडर्ड चेंज हो रहा होता है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज गाइडलाइंस हैं वो कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले जो लाइन लेंथ है ना उस वो 80 से ऊपर नहीं होनी चाहिए लाइन लेंथ। फिर आ गई आपके पास स्पेसिंग। स्पेसिंग के लिए कह दें कि अगर हम यहाँ पे देखें एक एग्जांपल है कि ये भी टेक्स्ट वाइज सही है। क्या कहना चाहिए कि ये हम लोग अगर कह दें कि ये भी हमारे पास जो बैड है वो सिंटेक्स में बिल्कुल ठीक है कि कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस प्लस ये, लेकिन रीडेबल नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कोडिंग स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल रीडेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसको समझने के लिए या इसको यूज करने के लिए जो है अगर रीडर होगा हमारे कोड का तो मुश्किल हो जाएगी उसे, क्योंकि कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस प्लस तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसे पढ़ने के लिए। तो हम लोग प्रॉपर स्पेसिंग देते होते हैं कि कॉस्ट इज इक्वल टू वाइस आ गई प्राइस प्लस प्राइस। तो इससे फायदा क्या होता है इससे फायदा ये होता है कि रीडेबिलिटी आसान हो जाती है, आपको पता होता है कि कौन सी चीजें हैं और वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, इसलिए स्पेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, इसके अलावा वेल डॉक्यूमेंटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कोड का। वो इस वजह से कि आपके मस्ट ऐसा होना चाहिए कि कमेंट जो है वो लाजमी दिया हुआ हो, और वो ज़्यादा लंबा कमेंट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 सोर्स लाइन के लिए कम से कम एक कमेंट लाजमी दिया हो आपने। इसके अलावा आपकी जो सोर्स लाइंस हैं, सोर्स लाइंस कभी भी 10 सोर्स लाइन से ऊपर का कोड नहीं होना चाहिए जो एक फंक्शन का हो। एक फंक्शन मस्ट बी इन 10 सोर्स लाइन्स। फिर गो टू स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कर देती है और रीडेबिलिटी भी मुश्किल हो जाती है इसकी, और समझ नहीं आ रहा होता कि स्टेटमेंट कहाँ से शुरू हुई है। आप ये भी सोच सकते हैं कि पेपर में आपको कोई कोड लिखा है और उसमें गो टू स्टेटमेंट्स हो तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पीछे जाना आगे जाना इस तरह करना। तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। इनलाइन कमेंट्स, अगेन इनलाइन कमेंट्स जो हैं वो एक ही समझने में अंडरस्टैंडेबिलिटी रीडेबिलिटी उसमें आसानी देते हैं। ठीक है, आगे कोई एरर मैसेज या कोई लॉजिक स्टेटमेंट या फिर कोई भी आप नेसेसरी एरर हैंडलिंग कर रहे हैं तो वो जो हैं एरर मैसेजेस मीनिंगफुल होने चाहिए। ठीक है, कि समझ आए रीडर को कि क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, इस तरह से आपके एरर मैसेज जो हैं वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग नेमिंग कन्वेंशन देखें तो लोकल वेरिएबल्स को यूजुअली कैमल केस में जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि लोकल का जो है आप ये देख सकते हैं कि पहला जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर्स में है, अगला जो है नेक्स्ट वर्ड कैपिटल से शुरू हुआ है। इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दो अलग अलग वर्ड्स हैं। तो दो अलग अलग वर्ड्स के में भी जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल अल्फाबेट से शुरू होगा। ग्लोबल डेटा में या ग्लोबल वेरिएबल्स के नेम्स में जो कैपिटल है वो भी कैपिटल से होना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, आपको जब भी कोई वेरिएबल्स को आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये ग्लोबल वेरिएबल है या ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, आपको वापस स्टार्ट में नहीं जाना पड़ेगा कोड के ये देखने के लिए कि ये क्या लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है। कांस्टेंट डेटा के लिए यूजुअली ये किया जाता है, उसे पूरा ही कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ताकि आपको पता हो कि ये कांस्टेंट ही आया है। जैसे कि लेट्स से कि पाई है तो हम पाई को ऐसे ही लिख देंगे पाई। ठीक है,
अच्छा, अगर हम लोग ट्राई करते हैं कि हम डिजिट्स अवॉइड करें, जैसे हम लोग शुरू शुरू में जब कोडिंग करने लगते हैं तो हमें कहते हैं वेरिएबल वन को V1 V2, ये अवॉइड करना है। हमें बताना चाहिए कि कौन कौन से नंबर्स हैं या कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उनका एक प्रॉपर नाम होना चाहिए। जैसे कि लोकल डेटा है, एक पूरा वेरिएबल नेम है, हमें पता चल रहा है कि ये लोकल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह वेरिएबल का नेम जो है उसमें डिजिट्स को आपने अवॉइड करना है, होता है एट क्या कहना चाहिए, एज मच एज पॉसिबल आप उसमें ना डिजिट्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेम्स, फंक्शंस के जो नेम्स हैं वो भी यूजुअली जो है कैमल केस में ही लिखे जाते हैं। स्मॉल लेटर से कैमल केस वही है जो स्मॉल लेटर से फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल लेटर का होता है, फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर का होता है। और नेम ऑफ फंक्शन भी ना डिस्क्राइब, अच्छा, फंक्शन की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपने उसके बारे में बताना है कि ये फंक्शन का जो नेम है वो बता रहा हो कि वाई, व्हाट इज द रीजन टू डिफाइन दिस फंक्शन। जैसे कि हम लोग कर देते हैं कैलकुलेट फी का एक फंक्शन है, तो हम हमारे फंक्शन के नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें इस फंक्शन में फीस कैलकुलेट हो रही है ऑन द क्रेडिट आवर्स। एक और कोडिंग गाइडलाइन है कि आपने यूज आइडेंटिफायर जो है वो मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज नहीं करना। हर आइडेंटिफायर को एक मीनिंगफुल नेम देने के बाद उसे एक ही पर्पस के लिए यूज करना है जिसके लिए वो आइडेंटिफायर हुआ है। नहीं तो समटाइम्स इंसान को भूल जाता है कि कौन सा आइडेंटिफायर किस पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, तो मल्टीपल पर्पसेस के लिए एक आइडेंटिफायर को यूज नहीं करना, उसके अलावा कोई और आप आइडेंटिफायर ले लें जिसमें आप वैसे ही सिमिलर, लेकिन एक आइडेंटिफायर को ट्राई नॉट टू यूज इट मल्टीपल टाइम्स फॉर मल्टीपल पर्पसेस। नेक्स्ट, आप किसी भी कोड के बारे में कुछ चेकलिस्ट, हम लोग चेकलिस्ट के थ्रू जो है इन गाइडलाइंस को पूरा कर सकते हैं ताकि हम एक कोडिंग स्टैंडर्ड को मीट करें। तो इस ये जो चेकलिस्ट है इसमें आपने देखना है कि कोड जो है वो 4 स्पेसेस हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, टैब नहीं होनी चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, 4 स्पेसेस होनी चाहिए। तो आप इसको चेकलिस्ट को यस कर देंगे। सिमिलरली आपने अगर देखना है कि कोड कितने करेक्टर्स का है, उसी तरह से आपने इस सारी कोडिंग की जो चेकलिस्ट है जो कि बेस्ड कर रही है उसी उन्हीं गाइडलाइंस पे जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं, आप अगर ये चेकलिस्ट फिल कर देंगे तो आप पता चल जाएगा कि आपका जो कोड है वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है कि नहीं। और उसके बाद आप अगर देखें कि यहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो मीट नहीं हो रही तो आप अपने कोड में वो चीज़ दोबारा इंट्रोड्यूस करा के इस कोड को बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से बना सकते हैं।